हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक में यह चैप्टर 9 है, जबकि सीजी बोर्ड में यह अध्याय 5 है। तो देखते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले देखेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली हैं, उन शब्दावली को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला देखिए बल, फोर्स क्या होता है। ये फोर्स को हम डिफाइन करना जनरली जो है कठिन होता है, फिर भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं, यदि हम किसी पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे यदि हम इस दीवार पर बल लगाएंगे तो जो कार्य होगा वो शून्य होगा। यह दीवार तो ना तो इधर खिसकेगा ना उधर खिसकेगा। लेकिन हम किसी अलमारी पर यदि बल लगाएं, अलमारी पर यदि हम बल लगाते हैं तो जिस दिशा में हम बल लगाएंगे अलमारी उस दिशा में खिसक जाएगा, अपनी जगह से दूसरी जगह में चले जाएगा, स्थान का परिवर्तन कर लेगा। उसी प्रकार से यदि हम स्पंज बॉल को, स्पंज से बने बॉल को यदि हम दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वह क्या होता है, वो स्पंजी बॉल दबता है। और यदि हम किसी स्प्रिंग पर बल लगाएंगे तो वह स्प्रिंग अपने जगह से सिकुड़ेगा, फिर जो है फैल जाएगा। तो देखते हैं कि प्रकृति में हम यदि बल लगाते हैं तो विभिन्न प्रकार के कार्य संभव हो सकते हैं, और कभी कभी कार्य नहीं भी होता यदि उसका द्रव्यमान अधिक है तब की बात में। तो हम फोर्स को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, प्रश्न यह है। तो देखिए फोर्स होता क्या है, बल को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। बल सबसे पहला होता है बल या फोर्स। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स जो होता है एक बाह्य प्रयास होता है। बल, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बल एक बाह्य प्रयास होता है, एफर्ट होता है, एक बाह्य प्रयास होता है, बाह्य प्रयास होता है जिसमें वस्तु को खींचते हैं या दबाव डाला जाता है, खींचते हैं या दबाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति या ज्यामिति में परिवर्तन होता है, ज्यामिति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे या तो अपने बल की दिशा में वह खिसक जाएगा, या हो सकता है कुछ मूवमेंट ही ना हो, या हो सकता है उसके आकार या आकृति में चेंजेस हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्थिति में या ज्यामिति में परिवर्तन होता है। अब देखिए, मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। इस m द्रव्यमान के वस्तु पे यदि मैं फोर्स लगाता हूँ, F फोर्स लगाता हूँ, तो यह A त्वरण से त्वरित हो जाता है। मान लीजिए फोर्स F लगाने पर m द्रव्यमान का वस्तु A त्वरण से त्वरित हो जाता है, तो फोर्स बराबर हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा m × A। द्रव्यमान बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, बल बराबर। अब यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यहाँ पर किलोग्राम। त्वरण की इकाई क्या होती है, त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल की इकाई क्या हो जाएगी, बल की इकाई किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो बल एक सदिश राशि होता है। एक बात और याद रखिए, बल एक सदिश राशि होता है। बल एक सदिश राशि होता है, अर्थात बल की दिशा, जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो बल की दिशा में परिवर्तन होता है, इसीलिए बल एक सदिश राशि होता है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट का मान, एसआई यूनिट का मान इसका न्यूटन होता है। एसआई यूनिट का मान न्यूटन होता है, न्यूटन। इसे एन से डिनोट करते हैं। और सीजीएस पद्धति में इकाई, सीजीएस पद्धति में सीजीएस इकाई जो होती है डाइन होता है, डाइन, डाइन। ठीक है, सीजीएस इकाई क्या होती है, डाइन, और एसआई पद्धति में इसकी इकाई न्यूटन होती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। यदि हम थोड़ा सा और डिटेल जाएं, जब गुरुत्वीय बल की मैं बात करूं तो इसे 1 किलोग्राम फोर्स भी कहा जाता है। 1 किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, या कहते हैं किलोग्राम वेट भी कहा दिया जाता है। और इसका मान होता है 9.8 न्यूटन, इसका मान होता है। और 1 ग्राम फोर्स भी कभी कभी बोल दिया जाता है, या ग्राम वेट भी इसे कहते हैं। और ग्राम वेट का मान 980 डाइन के बराबर होता है, 980 डाइन के बराबर होता है। और ये सारी इकाई आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिजिक्स जहाँ पर आ गया वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए इन सारी इकाई को भी आपको याद रखना जरूरी होता है। तो ये हो गया बल की परिभाषा, बल का फार्मूला, बल का फार्मूला हो गया, और बल की इकाई हो गई, और बल की एसआई इकाई और सीजीएस इकाई, सारे चीजों का मैंने यहाँ पे बात कर लिया है बल से संबंधित। एक दूसरा टर्मिनोलॉजी देखते हैं, एक दूसरा टर्म देखते हैं जिसे संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बल को मैं मिटाता हूँ, बल को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा संवेग का। यह संवेग होता क्या है? संवेग कॉपी में नोट करते जाना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कॉपी में सभी को नोट करते जाना है ताकि आपको समझ में आना भी चाहिए। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ संवेग। अब यह संवेग होता क्या है? संवेग, देखिए संवेग जो है एक गणितीय अवधारणा है, गणितीय इसका एक सीधा फार्मूला होता है। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, संवेग को P से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी, m इंटू वी। चलो इसे मैं P से प्रदर्शित कर देता हूँ। या संवेग बराबर होता है, हिंदी में यदि लिखूं तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ये इसका फार्मूला होता है। यदि आप इसे डिफाइन करना चाहो, परिभाषित करना चाहो, तो किस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं? सुनिए, ध्यान से सुनिए, परिभाषा को यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आपको केवल सुनना है। तो यहाँ पर यदि संवेग को आप परिभाषित करेंगे तो आप लिखेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान हो सकता है किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो और उसमें वेग कम हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप आम खाने जाते हैं तो पत्थर उठा के आम को
पत्थर उठाकर फेंक के आम को मारते हैं और आम को गिराते हैं। यदि पत्थर का वजन अधिक हुआ तो आप उसमें अत्यधिक बल आरोपित नहीं कर सकते उस पत्थर पर, और बहुत कम वेग से ही गतिशील होता है वह पत्थर, जिसके कारण आम को तोड़ पाना मुश्किल होता है। यदि कम वजन के पत्थर पे यदि मैं बल आरोपित करूं आम को तोड़ने के लिए, तो कम वजन के पत्थर पर आप बल अच्छे से आरोपित कर सकते हो, जिसके कारण उसका वेग भी अधिक होगा। ठीक है, उसका वेग भी अधिक होता है। तो इससे क्या समझे आप कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उसमें वेग अधिक होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका वेग कम होता है, और द्रव्यमान कम होने पर वेग अधिक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। अब ठीक है, तो अब देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? यदि मैं इसकी इकाई की बात करूं तो द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम और वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग की इकाई होती है, और यह भी एक सदिश राशि होती है। क्लियर है इतना? संवेग हो गया। अब मैं बात करता हूं जड़त्व की। संवेग के बाद हम बात करेंगे अभी जड़त्व की। अब ये जड़त्व क्या होता है? संवेग हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं जड़त्व। ये जड़त्व होता क्या है? इनर्शिया बोला जाता है, इंग्लिश में इसे इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अब यह इनर्शिया या जड़त्व होता क्या है? देखिए, यदि कोई वस्तु है, जैसे मैं अचल वस्तु की बात करूं, निर्जीव वस्तु की बात करूं, या पेड़ पौधे की बात करूं, तो पेड़ पौधे भी चल फिर नहीं सकते, वे भी अचल हैं। और निर्जीव वस्तु भी, जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, किताब हुआ या पेन हुआ, सारे के सारे अपने जगह पर ही रहते हैं जब तक कि उस पर बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, तो जितने भी अचल वस्तुएं हैं, यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। यही गुण, वस्तु का यही गुण जड़त्व कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, मान लीजिए यह पेन है। ठीक है, यह पेन है। यह पेन मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में तब तक रहेगी जब तक कि मैं इस पर बल आरोपित न कर दूं, तो यह अपने ही जगह पर रहेगी। और यदि कोई गेंद है, गेंद यदि अपने जगह पर लुढ़क रही है तो वह हमेशा लुढ़कते ही रहेगी। यही वस्तु का गुण होता है, और यही गुण जड़त्व कहलाता है। यदि आप सोचेंगे कि बॉल जो है, गेंद जो है, वस्तु धरती पर उसको लुढ़काने पर जो है वह धीरे धीरे कम हो जाता है, रुक जाता है, तो यह आपकी गलतफहमी है। वहां पर जड़त्व का बल काम कर रहा है, उस गेंद पर घर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, उस गेंद पर घर्षण बल काम कर रहा है, जिसके कारण वह रुक जाता है। यदि घर्षण बल काम ना करे तो वह हमेशा गतिशील ही रहेगी। देखते हैं, यदि आप साइकिल चलाते हैं, जोर से पैडल मारने पर साइकिल जो है जोर से चलती है। ठीक है, और हमेशा गतिशील रहती है। धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पृथ्वी के तल पर, जो पृथ्वी का सतह है, वहां पर घर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए साइकिल की जो गति है वो कम हो जाती है। यदि घर्षण बल वहां पर काम न करे, किसी प्रकार का कोई बल काम न करे, तो साइकिल भी हमेशा गतिमान ही रहेगी। तो जड़त्व क्या होता है? तो आपको सीधा सा बोलना है कि यदि कोई निर्जीव अचल वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसकी परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी,
वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। रेस्ट ऑफ इनर्शिया, विरामावस्था का जड़त्व, विराम का जड़त्व। पहला जो होता है विराम का जड़त्व। दूसरा प्रकार है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। यदि कोई निर्जीव वस्तु है तो तब तक वह विरामावस्था में रहेगी, ठीक है। वो चलती फिरती नहीं है, वो हमेशा अपने विरामावस्था में रहती है, तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिमान ही रहेगी, गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बल ना लगाओगे तब तक। तो उसी को हम गति का जड़त्व कहते हैं। और दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है, निश्चित दिशा में जा रही है, तो उसी दिशा में हमेशा जाते रहेगी जब तक कि उस पर बल आरोपित न कर दिया जाए। इसी को दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब देखिए, यदि कोई 50 किलोग्राम का वस्तु है, इस चीज को समझिए। यदि किसी वस्तु का वेट जो है 50 किलोग्राम है और किसी वस्तु का वेट जो है 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। यदि मैंने इस पे बल लगाया, एक बार मैंने इस पे बल लगाया, इस पर एक बार फोर्स मैंने लगाया और यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, तो इस पर फोर्स लगाना आसान होता है और दिशा में परिवर्तन करना या गति में परिवर्तन करना या स्थानांतरित करना आसान होता है इस 5 किलोग्राम के वस्तु पर। लेकिन यदि वस्तु का वजन अधिक है, 50 किलोग्राम है, तो इस पर यदि बल लगाएंगे तो अत्यधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो जड़त्व होता है, द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप होता है। सीधी सीधी मैं बात करूं तो जिसका वजन अधिक होता है उस पर बल भी अधिक बल आरोपित करने की जरूरत पड़ती है, और जिसका वजन कम होता है उसमें कम बल आरोपित करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कि जो फोर्स होता है वो द्रव्यमान पर ही निर्भर कर रहा है। तो मैं बोलूं कि जड़त्व जो है द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। तो बल तथा गति के नियम से पढ़ने से पहले मैंने आज आपको 3 टॉपिक पढ़ाया। पहला होता है बल, दूसरा होता है संवेग या मोमेंटम, और तीसरा होता है जड़त्व और जड़त्व के प्रकार। इन तीनों टर्मिनोलॉजी को आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ही हम गति के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।